6.8 आज हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, so we are going to start a new topic today. This is potential energy of spring. Okay, so potential energy of spring. स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? पेन में भी होता है स्प्रिंग, ठीक है, वो तो सबसे आसानी से सबने देखा ही होगा स्प्रिंग। ठीक है, शेप इसका इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग में मान लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग है वो मासलेस है। ठीक है, इसका मास को हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, 0 है, सबसे पहली बात। ठीक है, मास ऑफ स्प्रिंग को हम क्या मानते हैं, 0। और फिर दूसरी चीज कि, और इसको लाइट भी, हाँ लाइट बोलिए, एक ही बात है, या तो लाइट बोल सकते हैं या फिर मासलेस बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। अगर अगर मासलेस नहीं मान सकते हैं तो आप इसको बिल्कुल लाइट मानिए, ठीक है, हल्का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ये एक फिक्स्ड वॉल है, इस फिक्स्ड वॉल से ये सरफेस है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इससे के साथ हमने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया इसके साथ। ठीक है, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ब्लॉक की, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको मान सकते हैं, दैट इज x इक्वल टू 0 से इसको डिनोट करते हैं। इस कंडीशन में इस स्प्रिंग के पास कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक, समझ आ रही बात? अब इस स्प्रिंग को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर छोटी छोटी एक दो बातें हैं। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इस साइड की तरफ खींच रहे हैं, इधर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? जब हम इस स्प्रिंग को इधर की तरफ खींचेंगे तो इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या चाहेगा अपने आप को, व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग, बताइए, व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग। अगर हम इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींच रहे हैं, स्प्रिंग क्या करना चाहेगा? वाह, The spring will elongate. स्प्रिंग इलोंगेट होगा, वो तो क्लियर है, वो अपना बस इलोंगेट होके रह जाएगा, इलोंगेट होके रह जाएगा या नहीं? Position change. अरे बाबा, पोजीशन चेंज होगा सबको पता है, बस इतना सही है, बस पोजीशन चेंज होके खत्म। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए यूट्यूबर्स का यही प्रॉब्लम है। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, उन लोगों की फिर नॉर्मल प्रॉब्लम है, स्टेट में पूछो आना चाहेगा। आंसर देंगे। हाँ, क्या? नॉर्मल स्टेट Normal में ये reaction आना लगेगा. चाहेगा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ठीक है, ये अपने शेप को रिगेन करना चाहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब एक स्प्रिंग है उसको अगर आप क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, तो क्या वो जितना खींच देते हैं उतना ही छोड़ दे, वहीं पे रह जाता है क्या? जैसे ही उसको आप छोड़ते हैं वो क्या करता है, अपने शेप को रिगेन कर लेता है या नहीं करता है? कर लेता है. करना चाहता है, कर लेता नहीं है, करना चाहता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि शेप रिगेन कर ही ले। ठीक है, पूरा खींच के एकदम इसको लंबा कर दीजिए, क्या देखिए क्या होता है, स्प्रिंग अपने औकात पे आ ही नहीं सकता होगा।
तो अगर हम इसको इधर की तरफ लगा रहे हैं क्या, अप्लाइड फोर्स, तो स्प्रिंग अपने आप को शेप को रिगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इस डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन पूरी अप्लाइड फोर्स एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। आई बात समझ में सको कि नहीं आई? सर एक बार क्या और। एकदम देखिए, जब स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक को हम इधर की तरफ राइट वर्ड्स डिस्प्लेस करते हैं बाई सम अप्लाइड फोर्स, उसके बाद अपने आप को रिगेन करना चाहेगा, ठीक है, अपने शेप को रिगेन करना चाहेगा, रिस्टोर करना चाहेगा। इसलिए जैसे जैसे आप इधर की तरफ होंगे, स्प्रिंग पूरा गुस्से में आ रहा होगा और अपने आप इस डायरेक्शन हर हमेशा एक फोर्स लगा रहा होगा इस अपोजिट में अपने आप को रिगेन करने के लिए। और यही कारण है जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स हटाते हैं तो स्प्रिंग अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो जब आप अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तब ये फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, या हमेशा लगता रहेगा जब आप इसके ऊपर इधर लगा रहे हैं, ये बताइए। जब तक अप्लाइड फोर्स यहाँ से लगा जा रहा है तब तक स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता रहेगा अपने शेप को रिगेन करने के लिए। एंड दैट फोर्स, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डिनोटेड एज एफएस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। नहीं आया समझ आ गया। अभी भी? आ गया। आप जैसे सोच, थोड़ा सा दिमाग चीज डिपेंड करता होगा कि कितना फोर्स हमको लगाना है। स्प्रिंग फोर्स जो रिस्टोरिंग है वो किन बात पर डिपेंड करता होगा, सोचिए थोड़ा सा। किस बात पर डिपेंड करता होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और कोई? कर्लिंग ऑफ द वायर। कर्लिंग ऑफ द वायर, ओके, सही, बिल्कुल। मतलब ये सब देखिए नेचुरल आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स यही चीज है। आप देखिए, अब क्या है, मेरे पास टाइम, मैं मतलब कोई भी टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है टाइम का, ठीक है। इतना कम समय है, सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। तो आपसे डिस्कस करके, एक्चुअली फिजिक्स डिस्कस करके करके पढ़ाने का होता है। ये वन साइडेड में पढ़ाया जा रहा हूँ पढ़ाया जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं सीखने को मिलता उससे, ठीक है। बोलिए। सर कोई सरफेस। बोल रहे थे अभी? सरफेस, यस, इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया, ठीक है। मतलब नेचुरल आंसर है ये सब, बिल्कुल सही। और कोई? और कोई बताइए। ग्रेविटी। पर mgh। मेरी माता जी, ग्रेविटी से देखो, ये इधर, ये देखो ग्रेविटी लगता है बेचारा इधर, ठीक है। अब ये जा रहा है अप्लाइड फोर्स इधर, ये जा रहा है इधर, ग्रेविटी बेचारा क्या कर लेगा इसका, ठीक है, समझ गए ना। तो ग्रेविटी से इसको अभी थोड़ा बहुत मतलब नहीं है मतलब आगे चल के, बट मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो अपने ऊपर में, देखिए आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो रिस्टोर कर रहा है अपने आप को, उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो लगा रहा होगा, वो कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। इसको आप अगर पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा सही आंसर। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। फोर्स डिपेंड करेगा, आप लोग जितनी भी बातें बोले सब सही है, बट मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रीस्टोरिंग फोर्स की जो स्प्रिंग पे लगेगी।
और आंसर दे सकते हैं आप लोगों में से कोई, सोचिए थोड़ा सा। वेरिएबल। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। अरे बोल के चुप क्यों हो जाते हैं बच्चे? अरे डरो मत, बोलो ना, जो भी मन में आ रहा है बोलो तो सही, तब तो पता चलेगा आप लोगों का थिंकिंग लेवल क्या है। और मन में चुपचाप रहने से कूड़ा कचरा जो है, मन का गंदगी नहीं हटता है। मन का मैल हटाने के लिए जो है बोलना पड़ता है। ठीक है, मैं कोई डांट तो रहा नहीं हूँ कि मैंने पढ़ाया होता फिर पूछ रहा होता तो फिर मैं डांटता। पढ़ाया नहीं हूँ ना, अभी सोचने के लिए बोला है, सोचिए। ठीक है, देखिए अब मैं ही आता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे हैं। जस्ट सोचिए आपसे, अगर इस चीज को, इस ब्लॉक को उठा के हम यहाँ पर खींच के यहाँ पर ले आए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और ये ब्लॉक की साइज वही है, और इस ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक को खींच, ये ब्लॉक ये था, एक बार हमने क्या किया, इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पर ले आया, ठीक है, दिस इज नंबर 1। एक बार इस ब्लॉक को उठा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, दिस इज नंबर 2, मतलब इसी लाइन पे है तीनों, ठीक है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है आपका नंबर 3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब आप बताइए, एक बार यहाँ पे हम लोग अप्लाइड फोर्स लेके यहाँ आ गए, एक बार यहाँ लाए और एक बार यहाँ लाए, क्या तीनों ही केस में स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मतलब ये रिस्टोर करना चाहेगा, तीनों केस में सेम फोर्स लगेगा या अलग अलग लगेगा, ये बताइए। अलग अलग। यस, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है ये बात कि तीनों ही केस में अलग अलग लगेगा फोर्स, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं अब कि तीनों में सबसे ज्यादा किस कंडीशन में फोर्स लगेगा? थर्ड वाले में। थर्ड वाला, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो अब आप लोग समझ रहे हैं। अब आप लोग ये बता दीजिए कि एक्चुअल में फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, बताइए, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, ये इस ब्लॉक को हमने कितना डिस्प्लेस करा है या नहीं है? यस सर। अरे हाँ, ठीक है, इस ब्लॉक को खींच के हम जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे उतना ज्यादा ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी फोर्स तो सबको पता है, मास पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बाकी सारी चीजें बहुत सारी आप लोगों ने बोला, सरफेस का नेचर कैसा, उस पर भी डिपेंड करता है, सब आंसर सही था, बट मैं आपसे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो एक हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, ठीक, इसको हम लोग हुक्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, कहीं पे होगा ये बेचारा, देखो कहीं पे लिखा होगा इसका नाम, ठीक है। उन्होंने ही इस बात को सबसे पहले देखा था कि जैसे जैसे जितना ज्यादा इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ज्यादा इस पे फोर्स लग रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को देखा था, ठीक है, और इसलिए उन्होंने कहा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री का एंगल है, तो या फिर इसलिए इसको बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आई है, तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो एक कर दिया था, वो था कर्लनेस या ऐसे कुछ बोला था कि इसका जो स्प्रिंग का करली है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही बोला था, वो यहाँ पर आया अब, ठीक है, कि स्प्रिंग का जो है ना, ये कितना सॉफ्ट स्प्रिंग है, कितना टाइट स्प्रिंग है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो जो ये के है वही है ये के, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर, ठीक है, स्प्रिंग की वैल्यू, मतलब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो स्टिफ है, ज्यादा है, और अगर सॉफ्ट है
स्प्रिंग की वैल्यू होगी स्मॉल होगी। समझ में? तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, कर्लीनेस जिसको आपने बोला, ठीक है, वो मीन स्प्रिंग आपने देखा होगा हर तरह का स्प्रिंग होता है, कोई हार्ड होता है जिसको आप प्रेस भी नहीं कर सकते, ऐसे भी स्प्रिंग होते हैं, तो उसकी के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो लिखा होगा हुक्स लॉ करके यार, हाँ ये रहा ना, दिस फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स लॉ एंड इज मैथमेटिकली स्टेटेड एज दिस, ठीक है, हुक्स लॉ, समझ गए? दिस इज हुक्स लॉ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको स्प्रिंग फोर्स समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग वजन निकाल देते हैं, तो हम लोग देखिए दो तरीके से है। अगर हम लोग इस पोजीशन से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ भी लेके जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दोनों अलग अलग फिनोमिनन है। यहाँ पर acceleration होगा, और जब इसी स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेस होगा। अब इस कंप्रेशन के बाद इसमें जब ये इधर की तरफ कर रहे होंगे तो स्प्रिंग ऊपर में आपको रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, समझ गए? जब हम कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग अपने ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है, समझ गए? तो इस डायरेक्शन में प्लेसमेंट ये एक्स है, तो अभी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन एफ एस इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्स नेगेटिव हो गया और एफ एस पॉजिटिव हो गया, इसमें एफ एस, इसमें एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो एफ एस नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर? Yes, sir. एक बार देखिए मैंने बोला जब को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ये देखिए ना, एक्स इक्वल टू 0 है, इधर से इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, इधर से इधर की तरफ पॉजिटिव। जब हम कंप्रेस एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है, और पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। और जब हमको इधर खींच रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या है समझ? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम वर्क निकाल लेते हैं। तो compression होगा, extension होगा। हम सर आपकी मान आवाज लेते क्लियर हैं नहीं। वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं। वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन जब हम जानते हैं, सीधी सी बात, इस पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। कैसे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इसमें इसमें एक्स को हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, एक्स एम तक, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एफ इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके, है ना, एक्स इक्वल टू, जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एक्स एम तक, तो जीरो से एक्स एम तक हो गया। और एफ एस कितना है, माइनस के एक्स, ठीक। तो अब देखिए इसमें माइनस के जो है आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक देते हैं, अब बचा क्या हमारा, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एक्स एम, ओके। So when we integrate this,
0 to xm. So what is the integration of x? What will be the integration of x? 0. x की पावर 1 है ना? 0. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1. 1x. 1x. क्या चल रहा है इस देश में, पता ही नहीं चल रहा है. अरे x की पावर n का इंटीग्रेशन याद है आपको? सर 1 ऐड हो जाता था. यस सर. हाँ, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही होता है ना? यस सर. तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? x की पावर 1 है तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 कितना? एक्स स्क्वायर. और डिवाइडेड बाई 2. कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके xm तक, है ना? ठीक. यस सर. अरे बोलो. Yes, sir. अब यस फिर सर. इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस के. ठीक है, और 2 जो है उसको बाहर कर दीजिए, 2 बाहर आ गया. अब फिर अपर लिमिट कितना? एक्सएम स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या बन गया ये देखिए, माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर बना. so this is minus k xm square by 2. so this is the work done. ठीक है, समझ आया सबको? ये पेपर में कई बार आया है डेरिवेशन, ये पूरा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके ये पूरा लिखना है आपको यहाँ तक. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स में कितना वर्क डन होगा. क्लियर है सबको कि नहीं है? डेरिवेशन समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, ओके. देखिए प्लीज आप लोग अब यही सब चीज का डेरिवेशन दूसरी जगह देखेंगे, कोई यूट्यूब पे देखेंगे, कोई दूसरी बुक में पढ़ेंगे, सब में अलग अलग तरीके से दिया रहता है. और एनसीईआरटी में कितना सिंपल रहता है. आपको क्या लगता है मैं दूसरी बुक से नहीं पढ़ा सकता हूँ? दूसरी जैसे यूट्यूब पे दिखा रहता है उसमें नहीं पढ़ा सकता हूँ. ठीक है, हमने भी तो देखा है सब कुछ. आपने जैसे पढ़ा है हमने भी तो पढ़ा है. क्यों आपको इस तरह से हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इजी वे को अपनाइए. टेक्स्ट बुक क्यों है आपका एनसीईआरटी? एनसीईआरटी आपको फॉलो करने में क्यों प्रॉब्लम होती है? ठीक है, कितना सिंपल तरीका है. अब इसी चीज को, ठीक है, हम दूसरे तरीके से ग्राफिकली भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये देखिए. अभी 11th में आप लोगों का शायद स्ट्रेट लाइंस नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको जिनको नहीं आ रहा है ये ग्राफ. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस मैथ्स में होना चाहिए. देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, ऐसा होता है. y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है. जैसे y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचिएगा. y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? x की जगह 1 पुट किए, ये है y, ये है x. x की जगह 1 पुट किए y1, x की जगह 2 पुट किए y2, x की जगह 3 पुट किए y3. तो ये हो गया आपको 1 1 2 2 3 3 4 4, इन सबको मिलाएंगे ऐसे होगा -1 -2 -3. लेकिन अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो क्या होगा? x की जगह जैसे 1 पुट किए तो y आ गया -1, x की जगह 1 पुट किए y आ गया -1, तो यहाँ पर आएगा. ठीक है, x की जगह 2 पुट किए, ये 2 पुट किए तो y आ गया -2, तो नीचे आएगा यहाँ पर. x की जगह 3 पुट किए y आएगा -3 ऐसे. और फिर यानी कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है. ठीक है, तो अभी जो हमारा फोर्स का जो इक्वेशन था, फोर्स इज इक्वल टू क्या है? माइनस के एक्स. तो अगर हम फोर्स को y एक्सिस पे रखें और x को x एक्सिस पे रखें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा माइनस वाला है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा. ठीक है, ये देखिए f इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ ऐसा बना. नहीं समझ आया किसी को कि फिर से समझाऊं? हाँ, ये yes, आप sir. लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे ये सब चीज. ठीक है, बाकी मैथ्स में स्ट्रेट लाइंस में भी ये दिया हुआ है 11th क्लास में. अब देखिए, आपको हमने पहले पढ़ाया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, वो क्या देता है आपको? वर्क डन. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया निकालने के लिए हम लोग कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं इस एक्स पे, एक्सएम. ठीक है, जहां पर हम लोग को निकालना है कितना इसका एरिया है. तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक्सएम से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया. बोलिए ना हाँ.
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका? ये एक्सएम, ठीक है, इंटू हाइट। हाइट ये वाली है और ये वाली एक्सिस कौन सी है? एफ की, फोर्स की। तो इंटू में फोर्स, तो इंटू में क्या हो गया? फोर्स, ये, ठीक है, हाइट। हाफ इंटू एक्सएम और इंटू में इधर की तरफ एफ जो होगा वो माइनस में आएगा, एंड दिस एफ इज माइनस के एक्स, और एक्स कितना है? एक्सएम है। समझ आ गया सबको? नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. तो ये क्या बन गया? के एक्सएम स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस में है, ठीक है, क्लियर? तो माइनस के Yes, एक्सएम स्क्वायर बाई 2 फिर से वर्क डन आ गया। तो ग्राफिकली भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, और फिर डायरेक्टली एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं। समझ आया सबको कि नहीं आया? आ गया. वर्क आ डन गया। बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताइए। पोटेंशियल। पोटेंशियल होगा, क्योंकि है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये शेप चेंज हो रहा है। आपको पोटेंशियल एनर्जी मैंने जब पढ़ाया था, मैंने बोला था दो तरीके से होता है। देयर आर टू वेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्प्रिंग का जो है शेप चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा ये, ठीक है। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी को हमने V से डिनोट किया हुआ है, V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इस वर्क डन को हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज अभी हमने क्या किया था, ब्लॉक को x इक्वल टू 0 से लेके हम लोग x इक्वल टू xm तक लेके जा रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या करें, ऐसा करते हैं, x की जगह पे xi कर देते हैं और फाइनल को xf कर देते हैं, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, xi से लेके xf तक इंटीग्रेट कर देंगे जैसे वहां किया था। तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा? हाफ के xi स्क्वायर माइनस हाफ के xf स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ठीक है, कितना फिर से दोबारा क्या करना है इसमें, यहाँ देखिए, वहां पर हमारा जो डेरिवेशन था उसमें हमने मिटा दिया उसको, ठीक है। जब आप डिराइव करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया था? हाफ के एक्सएम स्क्वायर, है ना, माइनस 0 था, और यहाँ पर भी माइनस था। तो अपर लिमिट कितना था इसका? एक्स एफ मान लेंगे, यहाँ पर अभी अपर लिमिट क्या है? एक्स आई से एक्स एफ है ना, तो अपर लिमिट एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स आई पहले आ जाएगा और एक्स एफ बाद में आ जाएगा, तो एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। ये सब आप लोग खुद समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करिएगा तो पता चल जाएगा। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू दिस। अब ये बोल रहा है कि अब हमने जितना स्प्रिंग को जितना ज्यादा, जैसे यहाँ से यहाँ था स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ से इसको हमने यहाँ लेके गया और फिर वापस यहीं ले आए, तो एक्स आई और एक्स एफ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एक्स आई से लेके एक्स आई तक जाएंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों एक्स एफ की जगह एक्स आई रख देंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग को एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम लोग जहाँ से लेके गए और वहीं वापस लेके आ गए, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। और अगर वर्क डन बाई इन अ क्लोज पाथ या साइक्लिक प्रोसेस अगर 0 होता है, इसका मतलब वो जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। Yes, sir. दूसरा तरीका ये भी है कि अगर ये जो आपका स्प्रिंग का ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डेरिवेटिव करके देखिए, ठीक है, इसका नेगेटिव ऑफ, इसको डेरिवेट करके देखिए, के एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। इसका जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए के एक्स आया और माइनस टाइम्स तो यहाँ पर लगा हुआ ही है, तो माइनस के एक्स, यानी कि ये फोर्स के बराबर आ गया। तो अगर किसी का अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर डेरिवेटिव अगर फोर्स के बराबर आता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, अब दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको
जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके जा रहे हैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सएम है, ठीक है, स्प्रिंग के ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सएम है। उस समय में, ठीक है, जब इसको लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मोशन की वजह से। उसमें स्प्रिंग को हमने मोशन दिया अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और शेप चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो टोटल एनर्जी हम लोग ये लिख सकते हैं, जब वो एक्सट्रीम कंडीशन पे चले जाएगा, जैसे x इक्वल टू एक्सएम है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये यहाँ पर जाते हैं, चलिए ग्राफ को यहाँ समझते हैं। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को यहाँ पर जो लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ नहीं ले जाके हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन एकदम सबसे लास्ट यहाँ लेके जा रहे हैं, एक्सएम, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएम, ठीक है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको मालूम है कि जब ये, जैसे पेंडुलम में हमने बताया था आपको, पेंडुलम के केस में एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वो स्पीड 0 हो जाता है, ठीक है, और जब स्पीड 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह से ये जब जाएगा मैक्सिमम, जब उसे पूरा जैसे स्प्रिंग को पूरा एलोंगेट कर देंगे, तो एक्सएम में यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, और वेलोसिटी 0 है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू, किसी और टाइम पे जब हम लोग बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे, जैसे इस समय पर, इस जगह पर उसका जो टोटल एनर्जी होगा और इस जगह पर जो टोटल एनर्जी होगा स्प्रिंग का, वो दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस जगह पर देखिए एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, यहाँ से यहाँ जब आया तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब हम लोग मान लेते हैं अगर x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन हो गया, कहाँ पर, जहाँ से हमने उसको डिस्प्लेस करना शुरू किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस कंडीशन पे x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ हाफ कैंसल आउट हो गया, m, अच्छा m तो रहेगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी k बाई m इंटू एक्स, है ना। ओके, क्या हुआ आर्यन बोलो। तो बाय मिस्टेक हो गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। वो यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब हम लोग व्हेन वी डिस्प्लेस द ब्लॉक, है ना, अटैच टू द स्प्रिंग, then what will be the velocity of the spring at the maximum velocity of the spring at any point, ठीक है। तो maximum velocity vm is equals to k upon m xm, है ना, इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर k by m, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है lt माइनस 1 होता है ना, तो l तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो t की पावर माइनस 2 होना चाहिए, k बाई m का जो डायमेंशन होना चाहिए t की पावर माइनस 2, क्योंकि उसका रूट करेंगे तो t की पावर माइनस 1 आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उतना कुछ खास नहीं है वो। अब यहाँ पर इसका एक ग्राफ आता है, ग्राफ को समझिए, ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या है। इन मैक्सिमम कंडीशन पे, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, अभी आपको बताया मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन ये है और ये है, जैसे स्प्रिंग है, ये आपका मीन पोजीशन है, इसको इधर कंप्रेस करेंगे तो माइनस एक्सएम होगा, और इधर इलोंगेट करेंगे तो प्लस एक्सएम होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, इसकी
जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी इधर से इधर आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पर जाके, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फिर ये इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 यहाँ पर आते आते 0 हो जाएगी। तो वही देखिए, काइनेटिक एनर्जी 0 था, फिर इंक्रीज 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 x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, फिर जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके 0 हो गई, ठीक है। अब इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर तो x 0 है तो हाफ के x स्क्वायर 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से डिक्रीज होगा 0 पे, तो मैक्सिमम से डिक्रीज होगा 0 पे, फिर वो इंक्रीज होना शुरू होगा, इंक्रीज होते 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को, तो के लिख दिया यहाँ पर। और ये वाला जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, तो वी लिख दिया इस पे, ठीक है। तो स्प्रिंग का ये एनर्जी वाला ग्राफ समझ में आ गया। तो ये भी पेपर में आता है, और ये शो करना है स्प्रिंग ग्राफिकली शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। इधर -xm प्लस xm 0, इधर एनर्जी, ठीक है। और ये जो लाइन है ये टोटल एनर्जी की लाइन है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी E इक्वल टू एन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसके बेस पे आप एग्जाम्पल 6.8 को फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर ये सब, ये जो इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 इंफॉर्मेशन, ये सब खुद से पढ़िएगा, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 6.9 थोड़ा सा टफ है, इसको ट्राई करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका एक और होमवर्क है कि ये जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट के बारे में दिया है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, और फिर इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है हम लोगों को मालूम है, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ठीक है। देखिए कल एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है, कौन सा, कोलिजन इन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या है, एक और टॉपिक है, इसको क्योंकि वो लंबा टॉपिक है तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। पावर को मैं थोड़ा 2-4 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है पावर, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, बस खाली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। ये पावर जो है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, समझ गए। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मालूम है ना सबको। तो इट इज डिफाइंड एज, इसमें देखिए 3 डेफिनेशन है, एक है पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, सबको हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। फिर आता है एक एवरेज पावर, एवरेज पावर जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क टू द टोटल टाइम, यहाँ पर टाइम की जगह ये देखिए पावर में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पर अगर टोटल टाइम डिनोमिनेटर में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज पावर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसमें इंस्टेंटेनियस वाला जब भी बात आती है तो वहां पर डेरिवेटिव आ जाता है, तो dw/dt अगर दिखे कहीं तो आप लोग क्या समझ लीजिएगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। तो तीनों की डेफिनेशन पेपर में कई बार आता है कि इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन और एवरेज पावर की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। अब पावर का हम लोग यहाँ से देख लिए कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन, या फिर dw अपॉन इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dw अपॉन dt। अब w की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू हो गया डेरिवेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से डेरिवेटिव हो गया, है ना, फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, फोर्स इनटू अब क्या हो गया dr/dt, ठीक है। अब dr/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज v, वेलोसिटी,
ठीक है। तो फोर्स डॉट यहाँ पर अगर वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे तो फोर्स डॉट एफ डॉट डी एस हो जाएगा, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी है। तो ये पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी भी बोलते हैं इसको। पावर का एक और फॉर्मूला यहाँ से आपको याद रखना है, दिस इज फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, या फिर सिंपली फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं अगर थीटा 0 है तो इंस्टेंटेनियस पावर का दो फार्मूला हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी और एफ डॉट पी। क्लियर है। बाकी इसका पावर का जो है आप लोग डायमेंशन खुद से पढ़ लीजिएगा, हम लोग कर चुके हैं पहले। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और अगर किलोवाट की बात करते हैं तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 kWh की बात कर रहे हैं, ये 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो किलोवाट का मतलब हो गया कितना, 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट और इंटू 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है कि उसमें 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है कि 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है उसको अगर हम लोग जूल में लिखेंगे, 1 किलोवाट क्या है, पावर में है, पावर की SI यूनिट वाट होती है। तो दिस पावर इज इक्वल टू, जब उसको हम लोग जूल में चेंज करेंगे 1 किलोवाट आवर को, तो दिस इज 3.6 इंटू 10⁵ जूल। तो ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक हमारा अब लास्ट टॉपिक रह जाएगा कोलिजन, जो काफी लंबा है, तो इसलिए कल आप लोग प्लीज टाइम पे आइएगा, हो सकता है 2-4 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। सो आज हम लोग इतना पे ही खत्म करते हैं, आप लोग जा सकते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है।